नेम इज तलवीर सिंह और स्वागत है सभी का आज की क्लास में। तो फटाफट से सारे के सारे स्टूडेंट्स आ जाइए, 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए और फिर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी से आ जाइए सारे के सारे स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। मैं बढ़िया, आप बताइए। अरे अरे, चलिए हम यहाँ पर थे, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब ये चार्ट है उसका पूरा समरी समरी है। तो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है वो, सबसे पहले तो जो डिडक्टिव है, ठीक है, डिडक्टिव में आप लोगों को मैंने क्या बताया था कि जिस आर्ग्यूमेंट के अगर प्रीमाइसिस ट्रू होते हैं, इफ द प्रीमाइसिस आर ट्रू, तो इसका मतलब कंक्लूजन का ट्रू होना जरूरी हो जाता है। कंक्लूजन का ट्रू होना निसेसिटेट हो जाता है। क्या हो जाता है? निसेसिटेट। इट इज नेसेसरी फॉर द कंक्लूजन टू बी ट्रू, अगर प्रीमाइस आपके ट्रू हैं। ठीक है जी, पहली बात क्या है, अगर आपके प्रीमाइस ट्रू हैं तो इसका मतलब कंक्लूजन का ट्रू होना जरूरी है। इफ ऑल द प्रीमाइसेस आर ट्रू द कंक्लूजन हैज टू बी ट्रू, मतलब अगर सारे प्रीमाइसेस ट्रू हैं तो कंक्लूजन का ट्रू होना जरूरी है। और वैलिड का मतलब क्या हुआ? एक सेकेंड। वैलिड का मतलब है जो एक्चुअली में ट्रू हो रहा है ना, जो मतलब एक्चुअली में ट्रू हो चुका है, जिसमें स्ट्रक्चर फॉलो हो गया है। इन विच द ट्रूथ ऑफ प्रीमाइस रियली डज नेसेसिटेट द ट्रूथ ऑफ कंक्लूजन, दैट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल द प्रीमाइसेस टू ट्रू एंड कंक्लूजन इज स्टिल फॉल्स। की मतलब कि जो स्ट्रक्चर है वो फॉलो हो रहा है, जो स्ट्रक्चर है वो हमारा फॉलो हो रहा है, और जो हमारा कंक्लूजन है वो ट्रू होगा। ठीक है, मतलब प्रीमाइसेस सारे ट्रू हैं तो इसका मतलब कंक्लूजन भी हमारा क्या होगा? ट्रू होगा। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम इनवैलिड की बात करें, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इनवैलिड, इनवैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या हुआ कि यहां पर प्रीमाइसेस तो ट्रू हैं, कि यहां पर प्रीमाइसिस तो ट्रू हैं बट कंक्लूजन इज स्टिल फॉल्स। कि पीपी प्रीमाइसिस और प्रीमाइसिस तो ट्रू हैं बट जो हमारा कंक्लूजन है वो फॉल्स है। वो क्या है? कंक्लूजन है वो फॉल्स है। मतलब क्या हुआ?
अल्टीमेटली अगर सिंपल तरीके से देखें तो जो स्ट्रक्चर है वो फॉलो नहीं हो रहा। जो आपका स्ट्रक्चर है वो फॉलो नहीं हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि प्रीमाइसिस अगर आपके ट्रू हैं तो कंक्लूजन का ट्रू होना जरूरी है, बट यहां पर क्योंकि कंक्लूजन फॉल्स है, इसका मतलब वो स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहा, कि वो स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहा। आप ये चीज किससे चेक कर सकते हो? यू कैन चेक इट थ्रू वेन डायग्राम। ठीक है, आप वेन डायग्राम के थ्रू इस चीज को क्या कर सकते हो? चेक कर सकते हो। देन आता साउंड। साउंड आर्ग्यूमेंट कौन सा आर्ग्यूमेंट होता है कि अगर वैलिड आर्ग्यूमेंट पहले तो वो वैलिड है, प्लस उसके जो प्रीमाइसिस हैं वो दोनों प्रीमाइसिस रियल लाइफ में ट्रू होने जरूरी हैं। उसके दोनों प्रीमाइसिस रियल लाइफ में ट्रू होने जरूरी हैं। और अनसाउंड, पहला तो ये एक इनवैलिड होता है, वो अनसाउंड ही होता है। ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जो इनवैलिड है वो तो अनसाउंड होगा ही होगा। और अगर वो साउंड है, सॉरी वैलिड है, अगर वो वैलिड है और उसका कम से कम एक प्रीमाइस फॉल्स है, कम से कम मतलब रियल लाइफ में फॉल्स है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? अनसाउंड आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। दैट विल बी योर अनसाउंड आर्ग्यूमेंट। दैट विल बी अनसाउंड आर्ग्यूमेंट। ठीक है जी। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। जैसे डिडक्टिव की सिंपल एग्जांपल है, हमने ऑल से शुरू किया कि ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, दैट इज ऑल ए आर सी। कि सारे ए हैं वो बी हैं और सारे बी हैं वो सी हैं, तो इसका मतलब सारे ए हैं वो सी होंगे। ठीक है, मतलब वेन डायग्राम भी अगर आप बनाओगे तो यहां से क्लियर हो रहा है कि ये आपका डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है। और कहीं ना कहीं ये वैलिड आर्ग्यूमेंट भी है। ठीक है, अगर आप इसको डिडक्टिव के साथ साथ ये भी बोल दोगे कि ये वैलिड भी है तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोनों चीजें एक ही साथ काम करती हैं। ठीक है, बोथ थिंग्स वर्क्स टुगेदर। अब वैलिड का मतलब क्या है? कि स्ट्रक्चर को फॉलो किया जा रहा है। वैलिड का मतलब क्या हुआ? कि यहां पर जो आपका स्ट्रक्चर है उसको फॉलो किया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ऑल एक्टर्स आर रोबोट्स, जो सारे एक्टर्स हैं वो रोबोट्स हैं। टॉम क्रूज इज एन एक्टर, देयरफॉर टॉम क्रूज इज अ रोबोट। क्योंकि देखो जो सारे एक्टर हैं वो रोबोट हैं और टॉम क्रूज है वो एक्टर है, इसका मतलब टॉम क्रूज भी रोबोट होगा, क्योंकि सारे एक्टर्स रोबोट है ना। जो भी एक्टर होगा वो रोबोट होगा, और टॉम क्रूज भी एक्टर ही है, तो इसका मतलब टॉम क्रूज भी क्या होगा? रोबोट होगा। इसका मतलब ये वैलिड है। इसका मतलब क्या हुआ? कि इफ ऑल द प्रीमाइसेस आर ट्रू, अगर हम ये मान के चलते हैं कि ये जितने भी इसके प्रीमाइसेस हैं, अगर सारे के सारे प्रीमाइसेस ट्रू हैं, तो कंक्लूजन किसी भी तरीके से फॉल्स नहीं हो सकता। इसका मतलब यहां पर क्या हुआ? कि ये जो स्ट्रक्चर है उसको फॉलो किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? यहां पर जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को हम क्या कर रहे हैं? हम फॉलो कर रहे हैं। वी आर फॉलोइंग द स्ट्रक्चर। अब इनवैलिड का मतलब क्या हुआ? कि स्ट्रक्चर ही फॉलो नहीं हो रहा। मतलब अगर प्रीमाइसिस को आप ट्रू मान के चलते हो, स्टिल जो आपका कंक्लूजन है वो फॉल्स होगा। ठीक है जी, अगर आप प्रीमाइसिस को ट्रू मान के चलते हो ना, हम अज्यूम करते हैं कि वो ट्रू होंगे, स्टिल हमारा जो प्रीमाइसिस कंक्लूजन आएगा वो फॉल्स आएगा। फॉर एग्जांपल देखो, अब ऑल एक्टर्स आर रोबोट, अब यहां पर टॉम क्रूज इज अ रोबोट है, देयरफॉर टॉम क्रूज इज एन एक्टर। अरे भाई, ऑल एक्टर्स रोबोट हैं, सारे रोबोट्स तो एक्टर नहीं है ना। यस और नो? मतलब आप ऐसा बोलते हो कि ऑल ए आर बी, मतलब ये ए है वो बी के अंदर आएगा। बट अगर मैं लिख दूं ऑल बी आर ए, तो क्या ये डायग्राम सही है? नो।
फिर डायग्राम ऐसे बनेगा, बी ए के अंदर आएगा, समझ लो ना, बी ए के अंदर आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप ये अज्यूम करके चलते हो कि ये दोनों बातें सही हैं, ऑल एक्टर्स आर रोबोट और टॉम क्रूज इज अ रोबोट, ऑल एक्टर्स आर रोबोट मतलब सारे एक्टर्स हैं वो रोबोट्स हैं, रोबोट्स हैं, ठीक है जी। एंड टॉम क्रूज इज अ रोबोट, जो टॉम क्रूज है वो रोबोट है, मतलब टॉम क्रूज यहां पे है। देयरफॉर टॉम क्रूज इज एन एक्टर। क्या यहां से आप साबित कर सकते हो कि टॉम क्रूज एक्टर है? नो, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, 100% श्योरिटी तो नहीं है ना, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बट हमें तो यहां पर 100% श्योरिटी चाहिए। 100% तरीके से आप किसी चीज को साबित करोगे तभी हम बोल सकते हैं कि यार ये श्योरिटी है या नहीं है। तो इसका मतलब यहां पर स्ट्रक्चर फॉलो नहीं हो रहा। दैट मींस अगर हम प्रीमाइसिस को ट्रू मान के चलें, दोनों प्रीमाइसिस ट्रू हैं, स्टिल आपका जो कंक्लूजन है वो फॉल्स होगा। प्रीमाइसिस को अगर आप ट्रू मान के चलते हो तो कंक्लूजन है वो आपका फॉल्स है। उसके बाद आता है साउंड। साउंड का मतलब क्या है कि स्ट्रक्चर भी फॉलो हो रहा है और रियल लाइफ में भी ट्रू है, स्ट्रक्चर भी फॉलो हो रहा है और रियल लाइफ में भी ट्रू है। जैसे देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, ऑल मल्टीपल ऑफ 10 आर मल्टीपल ऑफ 5, मतलब जो नंबर 10 का मल्टीपल होगा वो 5 का भी मल्टीपल होगा, सिंपल। जो जो नंबर 10 से भाग हो रहा है इसका मतलब वो 5 से भी भाग होगा, है ना। 30 इज अ मल्टीपल ऑफ 10, जो 30 है वो 30 का मल्टीपल है, देयरफॉर 30 इज अ मल्टीपल ऑफ 5। पहले तो क्या ये स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखो उसने बोला कि जो भी 10 का मल्टीपल होगा वो 5 से भाग करेगा, जो 30 है वो 10 का मल्टीपल है, इसका मतलब 30 है वो 5 से भाग होगा। अब ये बात वैसे भी टी 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 है, मतलब ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है तो ये भी ट्रू है, और 30 दूसरी कंडीशन क्या आ गई कि ये रियल लाइफ में ट्रू है, ये क्या है? रियल लाइफ में ट्रू है। तो इसका मतलब क्या हुआ, साउंड आर्ग्यूमेंट में आपका स्ट्रक्चर तो फॉलो हो रहा है, स्ट्रक्चर तो फॉलो हो ही रहा है, साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई वहां पर जो भी आपके प्रीमाइसिस है ना, दोनों प्रीमाइस का रियल लाइफ में ट्रू होना भी जरूरी है, और दोनों रियल लाइफ में भी ट्रू। देन आता है अनसाउंड। देखो अनसाउंड में एक तो पहले आप लोगों को बताया था कि अनसाउंड का मतलब क्या हुआ कि भाई जो इनवैलिड होता है वो तो अनसाउंड होता ही होता है, ठीक है, उसमें तो किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जो इनवैलिड होता है वो अनसाउंड होता है, बट अगर वो वैलिड है तो उसका कम से कम एक प्रीमाइस है वो फॉल्स होना चाहिए। जैसे नो मैमल्स हैव लंग्स, नो वेल्स आर मैमल्स, सो नो वेल्स हैव लंग्स, ठीक है, ये फर्स्ट है वो आपका गलत है, क्योंकि वेल्स तो मैमल्स नहीं है, बट नो मैमल्स हैव लंग्स ये गलत हो जाएगा, ठीक है जी। मतलब वैसे आप इस चाहे में स्ट्रक्चर फॉलो करें या ना करें कोई दिक्कत नहीं है, बट दो कंडीशन हो सकती है, या तो वो इनवैलिड है तो अनसाउंड हो जाएगा, या उसका कम से कम एक प्रीमाइस है वो फॉल्स हो जाएगा रियल लाइफ में, तो उसको आप अनसाउंड आर्ग्यूमेंट का नाम दे दोगे, ठीक है जी, क्लियर। आगे चलें, राइट। तो ये आपका डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट खत्म होता है, इससे बाहर आपको डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग, ठीक है जी। अब उसके बाद हमारे पास आता है इंडक्टिव, ठीक है, जितनी चीजें अपने डिडक्टिव के बारे में पढ़ी हैं अब उतनी ही चीजें हम इंडक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। अनसाउंड की बेटा मैंने दो कंडीशन बताई तो हैं आपको, कल से बता तो रहा हूं, अनसाउंड में दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो वो इनवैलिड है, या तो वो इनवैलिड ही हो, है ना, या तो पहली बात कि वो इनवैलिड ही हो, और दूसरा अगर सपोज करो वो वैलिड है, वैलिड भी तो अनसाउंड हो सकता है ना, वैलिड है तो उसका मिनिमम एक प्रीमाइस रियल लाइफ में फॉल्स होना चाहिए, मिनिमम वन प्रीमाइस
शुड बी फॉल्स इन, दोनों भी हो सकते हैं बट मिनिमम एक होना जरूरी है, ठीक है जी। दोनों भी हो सकते हैं बट रियल लाइफ में होना चाहिए। क्लियर है जी। अब इंडक्टिव में आप लोगों को स्टार्टिंग में मैंने ये बताया था कि हम स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं। हम क्या करते हैं, हम स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं, मतलब हमारे पास एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है। देखो वैलिडिटी के लिए तो स्ट्रक्चर चेक करोगे, बस स्ट्रक्चर को चेक करोगे। स्पेसिफिक टू जनरल, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास पहले स्पेसिफिक कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन होगी। क्या होगी आपके पास? पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन होगी। जैसे राम इज मॉर्टल, राम की बात हो रही है। फिर मोहन इज मॉर्टल, मोहन की बात हो रही है। और देन अभिषेक इज मॉर्टल, दैट मीन्स ऑल मैन आर मॉर्टल। सिंपल। किसी को इस बात में कोई दिक्कत? उसने बोला राम इज मॉर्टल, मोहन इज मॉर्टल, अभिषेक इज मॉर्टल, तो इसका मतलब ऑल मैन आर मॉर्टल। सारे मैन हैं वो क्या हैं? वो मॉर्टल है। तो ये आप लोगों की एक स्पेसिफिक टू जनरल स्टेटमेंट है, जिसमें आप कुछ इनोवेटिव तरीके से क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू? यू आर ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग। जैसे वही न्यूटन वाली एग्जांपल यहां पे आ जाएगी। न्यूटन की एग्जांपल, दैट इज लॉ ऑफ ग्रेविटी। लॉ ऑफ ग्रेविटी, जिसमें आप कुछ इन्वेंट करते हो। जिसमें आप क्या करते हो? आप कुछ इन्वेंट करते हो, आप कुछ इनोवेट करते हो। ठीक है जी। कुछ इन्वेंट करते हो, कुछ इनोवेट करते हो। ठीक है जी। तो ये सिंपल आर्ग्यूमेंट जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। अब जो इंडक्टिव रीजनिंग है, जिसको इंडक्शन का नाम भी दिया जाता है, इसको रीजनिंग बाय कंसिस्टेंसी और बॉटम अप रीजनिंग भी बोल दिया जाता है। अब इसको बॉटम अप क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें आप लोगों को मैंने बताया था कि पहले आप ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जर्वेशन के बाद आप पैटर्न बनाओगे, पैटर्न के बाद आप हाइपोथेसिस बनाओगे, देन आप थ्योरी बनाओगे। यही था। नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। क्या करते हैं? नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। वी मूव फ्रॉम बॉटम अप। कैसे चल रहे हैं? नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे हैं। ठीक है जी। क्या कर रहे हैं? नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बॉटम अप रीजनिंग। यही कारण है हम कि हम इसको क्या नाम देते हैं? बॉटम अप रीजनिंग का नाम दे देते हैं। और ये जो रीजनिंग है वो किसके साथ डील करती है? इट एक्चुअली डील विद प्रोबेबिलिटी। ये किसके साथ डील करती है? इट एक्चुअली डील्स विद प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि यहां पर आपके पास कोई श्योरिटी नहीं है, मतलब आप 100% तो श्योर नहीं हो सकते, हमेशा लेस देन 100 ही होता है। क्या होगा? लेस देन 100% होगा। क्या होगा? लेस देन 100% होगा।
इंडक्टिव रीजनिंग डील्स विद द मेथड प्रोबेबल कंक्लूजन। कौन से कंक्लूजन? जो हमारे प्रोबेबल कंक्लूजन होते हैं, ठीक है, हम उसके साथ डील करते हैं। द रीजनिंग फ्रॉम स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड प्रोबेबली फ्रॉम रूल्स। ठीक है, हम शुरू कहां से करते हैं? रूल्स तक पहुंचते हैं किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन से, अप टुवर्ड प्रोबेबल कंक्लूजन दैट डज नॉट नेसेसरली फॉलो फ्रॉम द प्रीमाइस। क्योंकि यहां पर अब किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि यार सर ये कंसिस्टेंसी के साथ रिलेट कैसे करती है, मैं उसको बताता हूं। कंसिस्टेंसी का मतलब यहां पर ये पैटर्न हुए। अगर आपको पैटर्न नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब वो चीज कंसिस्टेंट है। उसकी चाहे 100% श्योरिटी है या नहीं है, बट वो चीज कंसिस्टेंट है। जैसी वो यहां पे है वैसी ही वो दूसरी जगह पर एग्जिस्ट करती है। जैसे मैं बोल दूं कि शुगर है, चीनी है। आपके घर में जो शुगर है वो भी मीठी है, मेरे घर में जो शुगर है वो भी मीठी है। दैट मीन्स इट इज समथिंग रिलेटेड विद द कंसिस्टेंस। जो एक पैटर्न की बात हो रही है, वो फाइनल में उसका रिजल्ट सही आए या ना आए, बट पैटर्न की वजह से हम इसको कंसिस्टेंसी बोल देते। और इसमें से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। कंसिस्टेंसी को एक और नाम दिया जाता है, दैट इज यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर। यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर। तो मैं, अरे तो प्रोबेबिलिटी कंसिस्टेंसी की भी तो हो सकती है ना, सर्टेनिटी की नहीं होती। कंसिस्टेंसी प्रोबेबिलिटी की हो सकती है, कंसिस्टेंसी की हो सकती है, सर्टेनिटी की नहीं होता। क्योंकि सर्टेन ही हो गया फिर वो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है? कोई चीज 100% श्योर ही हो गई कि यार ये ऐसा ही होगा, तो फिर उसमें प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब रह जाता है? ठीक है, फिर उसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये प्रोबेबल होगी ना, इस वजह से फिर तो वो सर्टेन ही होगी ना। इसको बॉटम अप रीजनिंग बोला जाता है, बिकॉज इट जनरली स्टार्ट विथ स्पेसिफिक फैक्ट्स। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक चीजों से शुरू होता है और एक जनरलाइजेशन की तरफ जाता है। और वो जनरलाइजेशन या तो आप लोगों की लाइकलीहुड, मतलब हो सकता है ऐसा हो, मतलब ऐसा बोला जाता है, या फिर वो प्रोबेबल हो। लाइकलीहुड होगा या फिर वो प्रोबेबल होगा। आइदर इट विल बी लाइकलीहुड और इट विल बी प्रोबेबल। लाइकलीहुड और प्रोबेबल की बात होगी, मतलब हो सकता है या नहीं हो सकता, दोनों चीजों की बात होगी। It deals with likelihood. It can produce logically strong and cogent argument with false conclusion. ठीक है, इसमें हमारे तो produce weak argument with accidentally conclusion as well। मतलब इसमें PPT भी सही हो सकता है और TTP भी सही हो सकता है। समझ रहे हो ना? आर यू स्टक हो गया क्या? क्योंकि ये इंडक्टिव है ना, तो इसमें इसमें दोनों तरीके की पॉसिबिलिटी है। लॉजिकली स्ट्रांग हो सकता है विद फास्ट कंक्लूजन, एंड प्रोबेबली वीक आर्ग्यूमेंट विद एक्सीडेंटली ट्रू कंक्लूजन। तो मतलब यहां पर आप क्या चेक करने की कोशिश करते हो? यहां पर हम प्रोबेबिलिटी के बारे में, मतलब ये प्रीमाइस दोनों ट्रू हो और रुको यार, रुको, मतलब आपके दोनों प्रीमाइस फॉल्स भी रहें तो भी कंक्लूजन आपका ट्रू हो सकता है। इवन कि अगर दोनों प्रीमाइसेस ट्रू हैं तो कंक्लूजन फॉल्स हो सकता है। तो मतलब इसमें कोई इसमें क्योंकि कंसिस्ट इसमें प्रोबेबिलिटी है,
इसमें प्रोबेबिलिटी है तो कुछ भी हो सकता है, समझ लो ना, प्रोबेबिलिटी में कुछ भी पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मैं बताता हूं आपको क्या है वो, आगे आएंगे एग्जांपल समझ आएंगे। इट कैन प्रोड्यूस मल्टी वैल्यू ट्रूथ वैल्यू, इसका मतलब समझ रहे हो ना, जैसे आप लोगों को लिकट स्केल में पढ़ाया था, याद है? लाइकली, मोर देन लाइकली, मतलब एग्री, स्ट्रांगली एग्री, नॉट एग्री, इस तरीके से। तो वो भी तो प्रोबेबिलिटी ही थी। वो वहां पर भी हम किस चीज के बारे में बात कर रहे थे, वहां पर भी हम प्रोबेबिलिटी के बारे में ही बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी। तो वही चीज यहां पर है, वेरी लाइकली, लाइकली फॉल्स, लाइकली ट्रू, वेरी लाइकली ट्रू। और क्यों? क्योंकि ये लाइकलीहुड के साथ डील करता है, प्रोबेबिलिटी के साथ डील करता है। सो इट हेल्प्स टू स्टेट क्वालिफायर लाइक कॉन्फिडेंस लेवल विद कम्युनिकेटिंग इंडक्टिव इन्फरेंस। ठीक है, तो इसमें हम इंडक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द इंडक्शन। तो इंडक्शन में ये सारी चीजें आप लोगों को नजर आती हैं, या आप ये बोल सकते हो कि ये ट्रू हो भी सकता है और भाई नहीं भी हो सकता। सो इट्स ऑल अबाउट पॉसिबिलिटी। यहां पर जो भी बात की जा रही है वो किसकी की जा रही है? पॉसिबिलिटी की बात की जा रही है। ठीक है जी। अब इंडक्टिव रीजनिंग कहां कहां से बन सकती है, मतलब आप ये समझ लो कि आप कुछ इंडक्शन करना चाहते हो, तो उस इंडक्शन करने के लिए आपके पास कौन कौन से मेथड्स हैं। सबसे पहले तो जनरलाइज्ड कर देते हो, किसी जनरलाइजेशन के बेसिस पे। Draw a conclusion from generalization. For example, all the swans I have seen are white, therefore all swans are probably white. मतलब आप कहीं जाते हो, आप वहां पे swans देखते हो, ठीक है, या कोई भी आप एनिमल देखते हो, कुछ भी देखते हो, आपने जितने आपने देखे वो सारे गोरे गोरे थे, तो आपने सोचा कि ठीक है बाकी सारे भी गोरे गोरे ही होंगे, मतलब आपने जितने देखे। ठीक है जी, जितने भी बत्तख देखी आपने वो सारी गोरी गोरी थी, फेयर एंड लवली लगा। अब फिर भी तो भाई वो भी तो मेकअप करती हैं, सबने भी फेयर एंड लवली लगा रखी थी, तो सारी गोरी गोरी थी, तो आपने ये मान लिया कि आगे जितनी भी होंगी या यहाँ पर जितनी भी हैं वो सारी ब्यूटी पार्लर जाती हैं और सारी की सारी गोरी गोरी सुंदर सुंदर सुशील करने आए हैं। ठीक है जी, देखो नेचुरल ब्यूटी तो कुछ भी नहीं होता, आज के टाइम पे तो कुछ भी नहीं होता। देन आता है स्टैटिस्टिकल। स्टैटिस्टिकल जहां पर आप डेटे का इस्तेमाल करते हो, हाँ वो अलग चीज है कि उनके पास स्नैपचैट नहीं होता, वो फिल्टर इस्तेमाल नहीं करती है ना, उनकी फोटो खींचोगे तो साधारण ही खींचिए तो भी सही आएगी। नेक्स्ट, ड्रॉ अ कंक्लूजन बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स। 95% ऑफ स्वैन्स आर व्हाइट, देयर आर रैंडमली सिलेक्टेड स्वैन विल प्रोबेबली बी व्हाइट। मतलब फिर आपने एक नंबर दे दिया कि भाई 95% जो स्वैन्स है, मतलब 95% जो बत्तख हैं वो व्हाइट है, तो इसका मतलब अगर मैं रैंडमली कोई भी बत्तख को सिलेक्ट करूंगा तो वो भी व्हाइट ही होगी। ठीक है, बात समझ आ गया? स्टैटिस्टिकल में आपने क्या कर दिया, स्टैटिस्टिकल में आपने एक डेटा आर्बिट्रेरी नंबर ले लिया, 95% क्वांटिफाई कर दिया। देन आता है सैंपल, मतलब तुम्हारी बात हो रही है। ड्रॉ अ कंक्लूजन अबाउट वन ग्रुप ऑन द based on different sample group. For example, there are 10 swan in the pond and all are white, therefore the swan in my neighbor's pond are probably also white. आपके पॉन्ड में जितनी भी बत्तख है वो गोरी गोरी हैं, तो आपने वो सैंपल देख लिया, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि वो सारी बत्तखें आपके पास ही है, तो आपने सोचा कि अच्छा यार अगर मेरे पड़ोस वाले के पॉन्ड में भी जो सारी बत्तखें होंगी वो सारी फेयर एंड लवली वाली होंगी, वो भी सारी फेयर एंड लवली की होंगी।
ठीक है जी। तो ये हो गया सैंपल, कि आप एक छोटी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बाकी सारी चीजों को भी जनरलाइज करने की कोशिश करते हो कि हाँ भाई बाकी जगह पे भी यही कुछ होगा जो यहाँ पे। एनालॉगस, एनालॉगस तो आप मानते हो एनालॉगस क्या होता है। एनालॉगस का मतलब होता है एनालॉगी, है ना, समझ रहे हो ना, उपमान। दो चीजों को कंपेयर किया जाता है, सिमिलैरिटी की बात। ड्रॉ कंक्लूजन बेस्ड ऑन शेयर प्रॉपर्टी ऑफ टू ग्रुप, फॉर एग्जांपल ऑल Aylesbury ducks are white, swans are similar to Aylesbury, therefore all swans are probably white। मतलब दो चीजों को कंपेयर कर दिया कि ये ऐसा होता है तो वो ऐसा होता है, समझ रहे हो ना। क्या बोला कि जो एक डक है वो व्हाइट होती हैं, जो एलिसबरी टाइप की होती हैं, स्वैन होती हैं वो बिल्कुल एलिसबरी डक की तरह होती हैं, देयरफॉर ऑल स्वाइन्स आर प्रोबेबली व्हाइट। अब वो होंगी या नहीं होंगी वो देखो। अब इसमें ना आप डायरेक्ट 100% श्योरिटी पे मत पहुंच जाना, ठीक है जी। ऐसा नहीं है कि यहां से आप बोलोगे कि यार ये डायरेक्ट होगा ही होगा। मैं सिर्फ यहां पर हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। क्या किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी, ठीक है। किसकी बात हो रही है, प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। तो प्रोबेबिलिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। इट कैन बी ट्रू और इट कैन बी फॉल्स, ठीक है जी। ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। देन आता है प्रिडिक्टिव। प्रिडिक्टिव का मतलब होता है प्रिडिक्ट करना, प्रिडिक्शन करना। Draw a conclusion based on the prediction made using a past sample. For example, I visited this pond last year and all the swines were wet. अरे छोड़ दो बत्तखों को यार, कितना। Therefore, when I will visit again, all the swines will probably be white. तो एक साल में क्या वो नहाएंगी नहीं, क्या गोरी से काली हो जाएंगी वो, नहीं ना। तो इसमें क्या बोला उसने कि मैं एक साल पहले आया था, जब मैंने बत्तखों को देखा था तो सारी बत्तखें गोरी गोरी थी। तो अब मैं आज आया हूं तो आज भी सारी बत्तखें गोरी गोरी ही होंगी, आज भी सारी बत्तखें गोरी गोरी ही होंगी। अच्छा चलो देखो फिर, देखो ये क्या है, ये है, ये है स्वैन। अब ये बत्तख है या हंस है मुझे नहीं पता। तो ये आ गई स्वैन, ये हंस है। पूछ लेते हैं उससे ही, भाई तू हंस है कि बत्तख है। बोल नहीं रहा या बोल नहीं रही। तो प्रिडिक्शन में क्या करते हो आप, पास्ट के साथ क्या करते हो, रिलेट कर देते हो कि पहले मैंने ऐसे देखा था, अभी दोबारा मैं जाऊंगा तो ऐसे ही होगा। और होगा या नहीं होगा वो अलग बात है ना, वो होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा वो अलग बात है।
देन आता है कॉजल इन्फरेंस। कॉजल इन्फरेंस का मतलब क्या हुआ? ड्रॉ अ कंक्लूजन बेस्ड ऑन द कॉजल कनेक्शन। cause and effect. All the swans in ponds are white. I just saw white bird in the pond. The birds are probably a swan. Cause और effect मतलब आप cause effect, ठीक है, मतलब इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ये सिर्फ आप लोगों को रीजन बताए जा रहे हैं कि आप जनरलाइज भी कर सकते हो, आप स्टैटिस्टिकल तरीके से भी निकाल सकते हो, आप सैंपल की बात भी कर सकते हो, आप एनालॉगस की बात कर सकते हो, आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, आप कॉज और इफेक्ट को भी देख सकते हो। कैजुअल नहीं है ये, कॉजल, कॉज एंड इफेक्ट की बात हो रही है, ठीक है जी, कॉज एंड इफेक्ट की बात हो रही है, नॉट कैजुअल। अब इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट में के फॉर्म्स के बारे में अगर आप बात करें तो गो बियॉन्ड द कंटेंट ऑफ प्रीमाइस। मतलब क्या हुआ, यहां पर आप एक तरीके से ना चीजों को क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हो। मतलब हम क्योंकि प्रोबेबिलिटी को चेक कर रहे हैं, किसको चेक कर रहे हैं, हम प्रोबेबिलिटी को चेक कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी होने की वजह से हम लीड इनटू, जैसे बोलते हैं ना, इनटू की बात हो रही है। The premise of such argument typically deal with some subject that is relatively familiar and conclusion they move beyond to the subject that is less familiar or little known। मतलब जिसकी स्टार्टिंग के बारे में तो आपको पता होता है, जब आप शुरुआत करते हो उसके लिए तो आप फेमिलियर हो, बट उसका कंक्लूजन क्या होगा उसके बारे में आप फेमिलियर नहीं हो, उसका कंक्लूजन क्या होगा उसके बारे में आप फेमिलियर नहीं हो, वही तो निकालना है। सच एन आर्ग्यूमेंट मे टेक एनी ऑफ द फॉर्म, प्रिडिक्शन, एनालॉगी भी हो सकता है, जनरलाइजेशन हो सकता है, अथॉरिटी भी हो सकता है, ठीक है, ये टाइप्स है, ठीक है, इन टाइप्स को हम पढ़ने वाले हैं। एन आर्ग्यूमेंट प्रोसीड फ्रॉम अवर नॉलेज ऑफ पास्ट इन द क्लेम ऑफ फ्यूचर। मतलब हमारी पास्ट की या प्रेजेंट की एक नॉलेज है, जिस चीज के बारे में आज आप लोगों को पता है, उसको बेस बना के आप फ्यूचर के बारे में कुछ जानने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। आज आप लोगों को आज कुछ पता है, उस चीज को बेस बना के, मतलब नोन टू अननोन की तरह हो जाएगा कि आपको इस किसी चीज के बारे में पता है, आप उस चीज को पकड़ते हो और उसके बेसिस पे आप फ्यूचर के बारे में कुछ प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हो, ठीक है जी, आप उस चीज के बारे में कुछ प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हो। ये मैं ना आपको आगे बढ़ाता हूं, ये ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये एक तरीके से यहां से पढ़ना है, दूसरी तरीके से मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, ये मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं। आर्ग्यूमेंट फ्रॉम एनालॉगी, a generalization, argument from authority, argument based on the science, argument of causal inference, ठीक है, ये 5 तरीके के हैं, इसको आप यहां से पढ़ लीजिए, यही 5 आगे आएंगे, वो मैं आपको पढ़ाता हूं। अब इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट, सुपोज, ये सुपोज करता है कि भाई ऐसा होगा, जैसे एक छोटी सी एग्जांपल यहां पे लिखी हुई है, सॉक्रेट वाज ग्रीक, मोस्ट ग्रीक एट फिश, सॉक्रेट एट फिश, कि सॉक्रेट एक ग्रीक था, ग्रीक मछलियां खाते हैं, तो सॉक्रेट भी मछली खाता होगा, जरूरी थोड़ा है, हो सकता सॉक्रेट वेजिटेरियन हो, है ना, हो सकता सॉक्रेट वेजिटेरियन हो, वो मछली को देखता भी ना हो, पौंड में, समझ रहे हो ना, प्लेट में देखना तो बहुत दूर की बात है, वो पौंड में नहीं देखता होगा मछलियों को, क्यों, क्योंकि उसे मछलियां पसंद नहीं थी। अब यहां पर तो इसने बोल दिया ना मोस्ट ग्रीक, अरे मोस्ट, अगर ऑल ग्रीक लिखा होता तो बात बन जाती, ऑल ग्रीक लिखा होता फिर बात बन जाती, फिर तो मान लेते कि ठीक है भाई सारे ही खाते हैं तो इसका मतलब वो भी खाता होगा, बट यहां पर ऑल नहीं लिखा, उसने मोस्ट लिखा, मोस्ट का मतलब ऑल तो नहीं है, अब हो भी सकता नहीं भी हो सकता, है ना, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मतलब इवन इफ बोथ प्रीमाइसिस आर ट्रू, अगर दोनों प्रीमाइसिस ट्रू हैं, मतलब समझ रहे हो ना, सॉक्रेट ग्रीक है ये भी सच है, और ज्यादातर ग्रीक है मछली खाते हैं, ये दोनों सही हैं, समझ रहे हो ना, ये दोनों प्रीमाइस ट्रू हैं, बट कंक्लूजन के बारे में तो क्वेश्चन मार्क लग गया ना, हो सकता है ये लिखा हुआ ना, मे बी सॉक्रेट वाज एलर्जिक टू फिश, हो सकता सॉक्रेट को एलर्जी हो मछली से, है ना, समझ रहे हो ना,
हो सकता है उसको बेचारे को एलर्जी हो मछली से। मछली में कांटा होता है ना, तो एक दूसरे दोस्त ने पूछा अपने दोस्त से, बोला जिस मछली में कांटा होता है तो उसे कैसे खाता है? बोला चप्पल पहन के। ये कौन सा लॉजिक है? ये कौन सा लॉजिक? वर्ड्स विच स्टैंड्स टू मार्क एन आर्ग्यूमेंट इज इंडक्टिव इज प्रोबेबली, इसमें जो वर्ड यूज होते हैं वो प्रोबेबली होते हैं, लाइकली होते हैं, पॉसिबली होते हैं और रीजनेबली होते हैं। बंगाली मछली बहुत खाते हैं, है ना। अब बंगाली लोग, उनकी उनके मतलब उनके खाने का सबसे अहम हिस्सा मछली है ना। वो कितनी मछलियां खाते हैं? यस और नो? बहुत, वही है ना, मैं बता रहा हूं कि बहुत बहुत सारे लोग एकदम खुशी खुशी से मछली खाते हैं, हो सकता है डेली ही खाते हो, है ना। कोई अनजान बंदा था, पहली बार मछली बनाने लगा, इतना पानी डाल दिया, इतना पानी डाल दिया, मछली जिंदा हो गई। तो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट में आपने क्या याद रखना है? इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट में जो रिजल्ट होता है वो प्रोबेबल होता है, दैट इज प्रोबेबल। ठीक है जी। अब देखो यहां पर उसने बोला कि जो प्रीमाइसिस है ना वो दोनों ट्रू हैं, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, बट जो कंक्लूजन है ना, इट स्टिल डाउटफुल, स्टिल डाउटफुल, है ना। प्रोबेबली ट्रू है, प्रोबेबली ट्रू है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यस और नो? हो भी सकता है या नहीं हो सकता। अरे बेटा जब ऑल की बात हो रही है तो आप डिडक्टिव मानते हो, मोस्ट इंडक्टिव नहीं आता, क्योंकि वहां पर आप एक सैंपल ले रहे हो, ठीक है। अब सारी चीजों को नहीं ले रहे हो, वो अलग बात है कि वो सैंपल चाहे 90% का हो, सारा तो नहीं है ना, इस वजह से। अब देखो, टेड इज अ बैचलर, टेड हैज अ बियर्ड, इट इज लाइकली दैट ऑल बैचलर्स हैव बियर्ड। तो ये एक वीक आर्ग्यूमेंट है। उसने क्या बोला कि टेड बैचलर है, चलो ये बात तो मान लिया, टेड की दाढ़ी है, इसका मतलब जितने बैचलर है उन सभी की दाढ़ी होगी, ये तो कोई लॉजिक नहीं है। तो ये आपका आर्ग्यूमेंट कौन सा आर्ग्यूमेंट है? दिस इज यूर वीक आर्ग्यूमेंट, दिस इज यूर वीक आर्ग्यूमेंट, and therefore uncogent argument which drew a generalization only consider two data points। और अगर वीक है, अगर आर्ग्यूमेंट आपका वीक है तो वो अनकोजेंट भी हो ही जाएगा ना, राइट। तो ये आप लोगों के पैटर्न के बारे में हमने जो स्टार्टिंग में समझा था वही है। अब इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट आर नॉट ट्रुथ प्रिजर्विंग, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था वही चीज की बात हो रही है कि जो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट होते हैं ना वो ट्रुथ के बारे में नहीं बोलते, वो किसके बारे में बोलते हैं? वो प्रोबेबिलिटी के बारे में बोलते हैं। हम किसके बारे में बोलते हैं? हम प्रोबेबिलिटी के बारे में बोलते हैं। लाइकलीहुड, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी कि ऐसा हो सकता है, भाई मान लो या ना मान लो वो अलग बात है, कि ऐसा हो सकता है। अब होगा या नहीं होगा वो अलग बात है, ठीक है। ऐसा होगा या नहीं होगा वो अलग बात है, ऐसा हो सकता है, ऐसा बोला गया। इवन इन अ गुड इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट वेयर प्रीमाइसेस आर ट्रू द कंक्लूजन डज नॉट हैव टू बी ट्रू। जो स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ये टी टी एफ और एफ एफ टी दोनों हो सकती है, इसमें दोनों सिचुएशन हो सकती है कि दोनों प्रीमाइसेस अगर ट्रू हैं तो स्टिल इट इज पॉसिबल कि आपका कंक्लूजन फॉल्स होगा,
और इवन अगर आपके दोनों प्रीमाइसेस फॉल्स हैं, इट इज प्रोबेबल दैट योर कंक्लूजन विल बी ट्रू। एट मोस्ट द कंक्लूजन इज मोस्ट लाइकली ट्रू। अगर बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी हो तब भी, अगर हम बोले ना कि बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, उस केस में भी वो मोस्ट लाइकली ही ट्रू होगा। इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स आर मीन टू मेक कंक्लूजन्स मोर लाइकली टू और मोर एक्सेप्टेबल। तो ये कंक्लूसिव इन नेचर नहीं होते, आप याद रखना। जैसे आप ऐसा मान लो, जो डिडक्टिव थे दे वर कंक्लूसिव इन नेचर, बट जो इंडक्टिव हैं दे आर प्रोबेबल इन नेचर। और इसमें एक बात और ऐड कर लो, जो डिडक्टिव थे दैट वाज सर्टेन इन नेचर एंड दीज आर कंसिस्टेंट इन नेचर। राइट, बात समझ में आ गई? किसी को इस बात में कोई तकलीफ, किसी को इस बात में कोई दिक्कत? बताइए, समझ आ रहा है? देखो, इसमें यही टॉपिक है जो थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है, या थोड़ा टाइम लगता है जिसको सीखने में। बट एक बार समझ आ गया, उसके बाद तो ये पूरा, जब तक आपका पेपर नहीं होता तब तक नहीं भूलोगे आप। मैंने रिसेंटली तो नहीं, मतलब एग्जाम से पहले एक क्लास ली थी। उस क्लास में मैंने ना, आप में से शायद कुछ बच्चे होंगे उस क्लास में, अगर आप लोगों को याद है तो, हमने एक पेज पे पूरा इंडक्टिव खत्म किया था और एक पेज पे पूरा डिडक्टिव खत्म किया था, रंग बिरंगी स्लाइड बना के एक ही पेज पे। मतलब इसमें इंडक्टिव की सारी चीजें, सारी टाइप्स, स्ट्रॉन्ग, वीक, कोजेंट, अनकोजेंट, सारा उसमें था। और उसी तरीके से एक में पूरे का पूरा डिडक्टिव पढ़ाया था, समझ रहे हो ना? तो इतनी 40-50 स्लाइडों को एक स्लाइड के अंदर मैंने कंसाइज वे में आप लोगों को दिया था। यूट्यूब पे था या अनअकैडमी पे था, मुझे नहीं याद। अब मैं दोबारा लूंगा वो सेशन, टेंशन मत लीजिए, वो चीजें दोबारा भी होंगी। फिलहाल के लिए पहले इनको डिटेल में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि डिटेल में पढ़ेंगे तो ही हम इनको क्रक्स वे में पढ़ पाएंगे। अब ये वो देखो, सेम टू सेम वही चीजें आ गई। इंडक्टिव का मतलब है जहां पर आप ये कंक्लूड करने की कोशिश करते हो कि भाई रिजल्ट है वो आपका प्रोबेबल होगा। अब स्ट्रॉन्ग कब होगा? जब आप पी टी ट्रू ट्रू ट्रू, ठीक है, जब ये वाला हो गया तो ट्रू हो गया। मतलब प्रोबेबल इज द सेंस दैट इज अनलाइकली टू बी फॉल्स इफ ऑल द प्रीमाइसेस आर ट्रू। मतलब अब यहां पर वही चीजें आ गई कि अगर वो चीज की प्रीमाइसेस को आप ट्रू मानते हो तो आपका कंक्लूजन भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। और फॉल्स का मतलब कि कंक्लूजन तो ट्रू है बट स्टिल प्रीमाइसेस तो ट्रू है बट स्टिल कंक्लूजन इज फॉल्स। और कोजेंट का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग के साथ साथ कोई भी फॉल्स प्रीमाइस नहीं होगा, और अनकोजेंट का या तो वीक होगा या फिर एटलीस्ट वन फॉल्स प्रीमाइस होगा। समझ रहे हो ना? सेम टू सेम वही चीजें चल रही हैं जो आप लोगों को डिडक्टिव में पढ़ाई थी। देखो, बताया था ना मैंने आप लोगों को, कल ही बताया था कि सेम टू सेम जितनी चीजें आप डिडक्टिव में पढ़ के आओगे, सेम टू सेम वही सारी चीजें आपकी इंडक्टिव में भी चलेंगी। यस, अगर आप लोगों को डिडक्टिव समझ में आ गया तो इंडक्टिव समझने में आप लोगों को किसी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप लोगों को इंडक्टिव समझ आ गया, हाँ बिल्कुल इसी तरीके से जैसे वहां पर था साउंड, यहां पर वही मीनिंग कोजेंट का है। जैसे वो साउंड का मीनिंग था, वही मतलब यहां पर कोजेंट का है। राइट, आएंगी, इनकी एग्जांपल्स भी आएंगी, टेंशन मत लो। यस, इसमें ट्रूथ है
वो रियल लाइफ ट्रुथ की बात होती है, ठीक है जी। कौन से ट्रुथ की बात होती है? रियल लाइफ ट्रुथ की बात होती है। ठीक है जी, अब यही है, ठीक है, वही डायग्राम बार बार अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया है, तो इसको आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अब ये पॉइंट आता है इसमें, यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर। एन इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट डिपेंड्स अपॉन व्हाट फिलोसफर्स कॉल द यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर। ठीक है, ये आप लोगों को पीवाईक्यू में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि जो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट है वो कौन से प्रिंसिपल बेस पर, कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो उसमें आप लोगों ने याद रखना है कि दिस इज बेस्ड ऑन यूर प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अगर मैं इस प्रिंसिपल के बारे में बात करूं, if we talk about this principle, the future tends to replicate the past and regularities that prevails in one spatial region tends to prevail in other region. यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर का मतलब क्या हुआ कि हम ये अज्यूम करके चलते हैं या हम ये मान के चलते हैं कि जो पास्ट में हुआ वही प्रेजेंट में होगा और वही फ्यूचर में होगा। सिंपल, कि जो कल हुआ, जो निकल चुका है, वो आने वाले कल में भी होगा, और जो पंजाब में हुआ है वही उत्तर प्रदेश में भी होगा। समझ रहे हो ना? तो ये एक इसकी अजम्पशन मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? हम अजम्पशन मान के चलते हैं, कंसिस्टेंसी की एक अजम्पशन मान के चलते हैं। समझ रहे हो ना? ये देखो, इसको ध्यान से पढ़ो। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द फ्यूचर टेंड्स टू रेप्लीकेट, मतलब रेप्लीकेट का मतलब कॉपी करना, द पास्ट, की जो पास्ट में हुआ है फ्यूचर में भी वैसा ही कुछ होगा। एंड रेगुलरिटीज दैट प्रिवेल इन वन स्पेशियल रीजन, मतलब जो एक रीजन में है, मतलब जैसे पंजाब या कुछ भी साउथ नॉर्थ ईस्ट, वो दूसरे रीजन में भी होगा। जैसे मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल दी थी, इन द पास्ट द शुगर हैज बीन ऑलवेज टेस्टेड स्वीट, कि जो शुगर है, चीनी है, वो मीठी है। अकॉर्डिंग टू यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर शुगर विल कंटिन्यू टू टेस्ट स्वीट इन द फ्यूचर, कि शुगर है वो आने वाले टाइम में भी मीठी ही होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप शुगर कड़वी लगे आप लोगों को, है ना? ऐसा तो नहीं है कि शुगर आपको कड़वी लगे, या लग सकती है। अगर आप कड़वे हो तो शायद शुगर भी कड़वी लगेगी, बट नॉर्मली ऐसा नहीं होता। नॉर्मली ऐसा नहीं होता। आल्सो just as sugar tastes sweet in Los Angeles, so does in New York, London and everywhere else. तो जैसे कल शुगर मीठी थी, आज भी शुगर मीठी है। जैसे शुगर पाकिस्तान में मीठी, चलो पाकिस्तान तो रहने दो, कनाडा में मीठी है, वैसे ही इंडिया में भी मीठी होगी। समझ रहे हो ना? तो दिस प्रिंसिपल इज व्हाट वी कॉल यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर। इन लॉस एंजलिस, सो डज न्यूयॉर्क, लंदन एंड एवरीवेयर एल्स, हर जगह पे। The uniformity in nature is the ultimate basis for a judgment about what naturally expected to occur. मतलब इस प्रिंसिपल के बेसिस पे ये बोला जाता है कि हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या क्या होगा। गुड इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट आर दोस दैट अकॉर्ड विद द यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर। दे हैव कंक्लूजन दैट दे नेचुरली एक्सपेक्टेड टू टर्न आउट ट्रू। ठीक है, कि वो नेचुरली सही होंगे। हम ये मान के चलते हैं कि वो जो चीजें होंगी वो नेचुरली ट्रू होंगी, they will be naturally true. If the conclusion of such argument should turn out to be false in violation of our expectations, the occurred would cause to react with a surprise. ठीक है, और वो मतलब हम मान के ये चलते हैं कि वो सही होगा, वो गलत भी हो सकता है, इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है, बिकॉज इट ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। हम बात किसकी कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी। हम मेन फोकस किस पे कर रहे हैं? हम पूरे का पूरा फोकस ही प्रोबेबिलिटी पे कर रहे हैं। और जब बात प्रोबेबिलिटी की हो रही होती है तो उसमें आपके सामने सिचुएशन सही भी हो सकती है और आपके सामने सिचुएशन रॉन्ग भी हो सकती है। ठीक है, अब देखो,
पहले अगर आप स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट की बात करो, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट का मतलब है जहां पर पॉसिबिलिटी 50% से ज्यादा हो जाएगी ना, मोर देन 50%, तो तभी किसी आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग बोलोगे ना, तभी किसी आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग बोलोगे। और वही आर्ग्यूमेंट कोजेंट कब बन जाएगा, जब स्ट्रेंथ के साथ साथ उसके प्रीमाइसिस भी ट्रू हो जाएंगे, मतलब स्ट्रेंथ चेक की जाती है। जैसे मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं अक्सर, कि सपोज करो मेरी क्लास में 1000 स्टूडेंट आए, मेरी क्लास में अगर 1000 बच्चा एनरोल किया और मेरी बात 900 स्टूडेंट्स को समझ आई, हम ये मान के चले, तो हम बोल सकते हैं कि क्लास में आने वाले 900 स्टूडेंट्स को मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है, 100 को नहीं आई, हो सकता है। तो ये 900 जिन बच्चों को समझ आई है, तो ये आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट इंस्टेंस पे, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, है ना, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और अगर सचमुच 900 बच्चे इस बात को साबित कर देते हैं कि हाँ हमें ये बात एक्चुअली में समझ आई, तो ये आर्ग्यूमेंट आपका कोजेंट हो जाएगा। समझ रहे हो ना, यस और नो। अगर वो रियल लाइफ में भी ट्रू है, वो 900 बच्चे बोलते हैं कि हाँ हमें एक्चुअली में, एक तो हमने अज्यूम किया ना कि 100 में 1000 में से 900 को समझ आई, और उसके बाद फिर 900 बच्चे ये बोलते हैं कि हाँ हमें ये बात एक्चुअली में समझ आई विद प्रूफ, तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ भाई ये आर्ग्यूमेंट आप लोगों का स्ट्रॉन्ग भी है और कोजेंट भी है। क्यों? क्योंकि वो जो बात है वो रियल लाइफ में भी ट्रू हो गई है, वो जो बात हमने बोली थी वो रियलिटी में भी ट्रू हो चुकी है। मतलब स्ट्रेंथ के साथ साथ, स्ट्रेंथ के साथ साथ क्या आ गया नया वर्ड, ट्रू प्रीमाइसिस। स्ट्रेंथ के साथ साथ ट्रू प्रीमाइसिस की भी बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ट्रू प्रीमाइसिस की भी बात हो रही है, राइट। किसी को इस बात में कोई दिक्कत, किसी को इस बात में कोई तकलीफ? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर का मीनिंग आई होप कि आप लोगों को क्लियर आ गया होगा। अब इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट कौन सा है? जिसमें हमारा जो रिजल्ट होता है वो प्रोबेबल होता है। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या हुआ? जब हम ये मान के चलते हैं कि हमारे प्रीमाइसिस ट्रू हैं, तो हमारा कंक्लूजन भी ट्रू होगा। और वीक का मतलब क्या हुआ? जहां पर आपका कंक्लूजन आपके प्रीमाइसिस को फॉलो नहीं कर रहा, मतलब प्रीमाइसिस तो ट्रू है बट कंक्लूजन, मतलब वही पहले वाली आर्ग्यूमेंट वाला आ गया, मतलब वो कंक्लूजन डज नॉट फॉलो, डज नॉट फॉलो। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या हुआ कि भाई उसके अंदर स्ट्रेंथ भी है और साथ ही साथ, अभी इसकी एग्जांपल आएंगी तो और अच्छे से क्लियर होगा, सिर्फ पहले वाली चीजों को रिवाइज कर रहा हूं। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या हुआ कि जहां पर, सॉरी स्ट्रॉन्ग तो मैंने आपको बता दिया कि यहां पर प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। अब जैसे यहां पर, एक सेकेंड, हाँ स्ट्रॉन्ग की एग्जांपल देखते हैं। स्ट्रॉन्ग क्योंकि पॉसिबिलिटी पे बेस्ड है। देखो, द कूलर कंटेन्स 30 कैंस, मतलब एक कूलर है, मतलब जब फ्रिज मान लो उसमें 30 कैंस पड़ी हुई हैं, और उसमें से आपने 25 कैंस को सिलेक्ट किया, मतलब उसमें से 25 कैंस को निकाल लिया जिसमें पीबीआर है, मतलब पेबेस्ट ब्लू रिबन लगा हुआ है, तो 30 में से 25, तो मोर देन 50% हो गया। तो आप क्या मान के चलोगे कि बाकी सब पे भी पीबीआर लगा होगा, तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट हो गया। अब वो रियल में ट्रू हो या ना हो वो तो बाद में देखेंगे ना, कोजेंसी तो बाद में देखेंगे, हम स्टार्टिंग में ये देख रहे हैं कि क्या वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। स्टार्टिंग में तो ये चेक किया जा रहा है ना कि वो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है या नहीं, कोजेंसी की तो अभी बात ही नहीं हो रही। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कोजेंसी, वो तो बाद में आएगा। यहां पर वो, वहां पर जो साउंड का मतलब था वही मतलब यहां पर कोजेंसी का है, वहां पर जो साउंड का मतलब था। अब इस वीक की एग्जांपल देख लो, 30 में से आपने 3 निकाले, तो ये तो 10% हुआ, तो इसका मतलब ये तो वीक आर्ग्यूमेंट हो गया। तो समझ रहे हो ना, तो स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है?
स्ट्रेंथ इसी पे डिपेंड करती है कि कितनी पॉसिबिलिटी है। याद समझ रहे हो, याद रहेगा। स्ट्रेंथ तो पता मतलब कितना तगड़ा है वो इसी बात से पता चलेगा ना, अगर पॉसिबिलिटी 50 से ज्यादा है। अब अगर यहां पर इसी एग्जांपल को मैं ऐसे मान के चलूं कि 1000 में से 100 बच्चों को मेरी बात समझ आती है, तो यही आर्ग्यूमेंट मेरा वीक आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, है ना। अगर सिर्फ 100 बच्चों को ही बात समझ में आ रही है 1000 में से, तो इसका मतलब ये आर्ग्यूमेंट मेरा वीक आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। बात समझ आया। तो यहां पर कोजेंस स्ट्रेंथ किस बात पे डिपेंड कर रही है? स्ट्रेंथ आप लोगों की मेजॉरिटी पे डिपेंड करती है। आप ऐसा मान के चलो। किस पे डिपेंड करती है? मेजॉरिटी पे डिपेंड करती है। मेजॉरिटी में चीजें किस तरीके से काम करती है, किस पे डिपेंड करती है? मेजॉरिटी पे डिपेंड कर रही है। बोलो समझ में आया? ओ नन्हे मुन्ने बच्चों, ऑब्वियसली बात है बेटा, अगर वो वीक है तो वो अनकोजेंट तो होगा ही ना। अगर वो वीक है तो इसका मतलब वो अनकोजेंट होगा ही होगा। बोलो। अगर 50% है तो फिर आप इंडिफरेंट हो जाओगे, है ना। अगर एग्जैक्टली 50% हो गया तो फिर आप इंडिफरेंट हो जाओगे। इंडिफरेंट समझ रहे हो ना? इंडिफरेंट का मतलब समझ रहे हो ना? तब आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है, क्योंकि 50% ही आया इधर ना इधर, तो आप सेंटर में आ गए। कहां पे फंस गए आप सेंटर में आ गए। सेंटर में आ गए तो उसका मतलब आप न्यूट्रल हो। आप इस साइड या उस साइड आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि क्या होगा। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब सेम टू सेम जो स्ट्रेंथ है वो चेक करने का पैरेलल टू द प्रोसीजर ऑफ डिडक्शन, जैसे डिडक्शन में यूज किया था, सेम टू सेम सॉरी, जैसे हम वहां पर अज्यूम करके चलते थे ना कि प्रेमाइसिस हमारे ट्रू हैं, सेम टू सेम वही चीज यहां पे मान के चलेंगे। जैसे देखो यहां पर आपकी बात हो रही है, ऑल द जेआरएफ एस्पिरेंट, नहीं जेआरएफ एस्पिरेंट तो नहीं दिख रहा, क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? मेरे को नजर नहीं आ रहा, जरा कोई बताएगा? अच्छा, ओ सॉरी सॉरी, अच्छा मैं कहीं और पढ़ लिया। डायनासोर लिखा हुआ है यार, हद हो गई यार, तुम और डायनासोर, ये तो हो ही नहीं सकता। डायनासोर लिखा हुआ है, ये तो डायनासोर लिखा हुआ, डायनासोर लिखा हुआ है। देखो उसने बोला कि इस दुनिया में जितनी भी डायनासोर की हड्डियां मिली हैं वो 50 मिलियन साल पुरानी है। ठीक है जी। पहला आर्ग्यूमेंट क्या है? पहला प्रीमाइस क्या है? ऑल डायनासोर बोन्स की, अभी तक जितनी भी डायनासोर की बोन्स मिली हैं डिस्कवर्ड टू दिस डे हैव बीन एटलीस्ट 50 मिलियन ईयर्स ओल्ड। देयरफॉर प्रोबेबल, प्रोबेबली, अब यहां पर बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो ऑल डायनासोर की बात हो रही है, तो ये तो यूनिवर्सल हो गया। नो, तो नीचे वाला भी तो पढ़ो, यहां पर प्रोबेबल लिखा हुआ है, तो मतलब यहां पर प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। प्रोबेबली द नेक्स्ट डायनासोर बोन टू बी फाउंड विल बी एटलीस्ट 50 मिलियन ईयर ओल्ड। मतलब अभी तक सपोज करो आपको 100 हड्डियां मिली हैं अपनी, मतलब अपनी नहीं, डायनासोर की, और हर हड्डी है वो 50 मिलियन साल पुरानी है, तो आप ये मान के चलोगे ना कि जो अगली हड्डी मिलेगी वो भी 50 मिलियन साल पुरानी होगी। तो ये एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है, और उसके साथ साथ ये आपका कोजेंट भी है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में भी ऐसा ही है, डायनासोर तो 50 मिलियन साल पहले चाइना वाले खा गए थे ना, तो उसी तरीके से बोला जा रहा है कि ये जो प्रीमाइसिस है वो एक्चुअली में भी ट्रू हैं और स्ट्रॉन्ग भी हैं। ये एक्चुअली में भी ट्रू हैं और ये स्ट्रॉन्ग भी हैं।
तो प्रोबेबिलिटी भी सही हो गई और स्ट्रॉन्गनेस भी। एक और एग्जांपल देखते हैं। ऑल मेटेओराइट्स फाउंड टू दिस डे हैव कंटेन्ड शुगर, therefore probably the next meteorite to be found will contain sugar। अब यहां पर आर्ग्यूमेंट है वो स्ट्रॉन्ग तो है, बट वो कोजेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंगली देखा जाए तो स्ट्रेंथ तो बताई जा रही है कि अभी तक जितनी मेटेओराइट्स मिली है सभी में शुगर है, बट होता थोड़ी है। बट क्योंकि हम मान के तो यही चलते हैं ना कि ये दोनों ट्रू हैं, हमने कंडीशन पहले यही रखी थी कि हम मान के चलते हैं कि ये ट्रू होगा, हम ये मान के चलते हैं कि ये ट्रू होगा, है ना। अब वो ट्रू है या नहीं है वो उसके बारे में तो हमें कुछ नहीं बोला गया ना, हमें तो सिर्फ स्ट्रेंथ चेक करनी है, हम तो सिर्फ अज्यूम करके चल रहे हैं कि ऐसा होगा। अब अजम्पशन के बेसिस पे रिजल्ट आए या ना आए उससे हमें कोई ना तो लेना है ना देना है। सिंपल, क्लियर है जी। तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि स्ट्रेंथ अलग चीज है, कोजेंसी अलग चीज है। अब देखो स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या हुआ? वन इन विच द कंक्लूजन प्रोबेबली फॉलो इफ प्रीमाइसेस आर मोर देन 50% और बेटर लाइक्लीहुड। अगर 50% से ज्यादा वो बोल रहा है तो उसको आप स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट बोल दोगे। और वीक का मतलब है जो प्रोबेबली फॉलो नहीं करेगा या 50% से कम होगा। जैसे ये क्या लिखा हुआ है, We had no school from last 1000 Sunday, we will probably no school next Sunday। भाई मतलब पिछले 1000 संडे से हमें छुट्टी चली आ रही है तो अगले संडे भी हमें छुट्टी होगी। तो जब 1000 बार वो बात सही हुई है तो इसका मतलब अगले संडे में कौन सा किसी के दादाजी की वजह से दो स्कूल खोला जाएगा, है ना। तो मतलब जब पहले कभी नहीं खुला स्कूल तो आगे कैसे खुल जाएगा? एक तो जिंदगी में दिन होता है जीने का, है ना, बाकी तो दिन होते ही नहीं जीने के, बाकी तो मरने के दिन होते हैं। जीने का तो दिन ही संडे होता है और वो हम सो के जी लेते हैं। और यहां पर क्या लिखा हुआ है? दिस बैरल हैज 100 एप्पल्स, 3 एप्पल सिलेक्टेड फ्रॉम इट एज रैंडम, देयरफॉर प्रोबेबली ऑल 100 एप्पल्स आर राइट। ये तो वीक हो जाएगा, ये तो वीक हो जाएगा। ऐसे ही कैसे 100 में से 3 देख लिए, 3 तो सही है, भाई सारे ही सही होंगे, ऐसे कैसे सही होंगे भाई? ये तो वीक हो जाएगा। और वीक है वो तो अपने आप ही अनकोजेंट होता है। जो वीक होता है वो तो अपने आप ही अनकोजेंट होता है। जो वीक आर्ग्यूमेंट होता है वो अपने आप से अनकोजेंट, अपने आप में अनकोजेंट होता है। यूएन का अध्ययन पति को पीटने में भारतीय पत्नियां तीसरे स्थान पे। और इसमें बहुत खतरनाक तरीके से वीक है या मुझे नहीं पता, देश में घरेलू हिंसा में पतियों पे जुल्म की दास्तान तो खूब सुर्खियां बनी है, वही यूएन के अध्ययन में पतियों पर हुए घरेलू हिंसा के चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। अध्ययन में कहा गया है कि एग्जिट पोल में घरेलू हिंसा के तहत सबसे ज्यादा पति पीटे जाते हैं। श्रेणी में दूसरे नंबर पे यूके और तीसरे नंबर पे भारत है। मतलब पहले में यूएसए है, दूसरे में यूके है और तीसरे में इंडिया है। अध्ययन में पता चला है कि पतियों को मारने के लिए पत्नियों के द्वारा बेलन, बेल्ट, जूते व किचन के अन्य सामानों का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये बात सच है या नहीं है, बट ये किसी न्यूज़पेपर से आई है, कुछ कहा नहीं जा सकता। घरेलू हिंसा तो 1000 संडे की बात हो रही थी तो ये स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। और ये क्योंकि 3/1000 की बात हो रही थी, सॉरी 3/100 की बात हो रही थी, तो ये वीक हो।
वीक हो। स्ट्रॉन्ग का अनकोजेंट, अगर ये रियल लाइफ में ट्रू नहीं हुआ तो वो अनकोजेंट हो जाएगा, है ना। अब ये वही पहले वाली एग्जांपल्स आप लोगों को बता दी हैं। ये देखो, कोजेंट का मतलब पहले तो उसका स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है ना, पहले तो उसका स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, और दूसरा उसके सारे प्रीमाइसेस ट्रू। मतलब यार ये जो कोजेंट है वो साउंड आर्ग्यूमेंट ही है, बात खत्म। साउंड ही कोजेंट है, जो डिडक्टिव में साउंड था वही यहां पर कोजेंट है, कि सारे प्रीमाइसेस ट्रू होंगे। और अनकोजेंट का मतलब क्या हुआ कि या अगर तो वो स्ट्रॉन्ग है तो उसका एक प्रीमाइसिस कम से कम फॉल्स होना चाहिए, और अगर वो वीक है या वो वीक आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। वो दोनों चीजें हैं, जो मतलब समझ रहे हो ना। स्टार्टिंग में पढ़ाया था ना, कल वाला एक चार्ट पढ़ाया था ऐसे करके, कि डिडक्टिव वाले इंडक्टिव के साथ कैसे रिलेट करते हैं, सेम टू सेम वही चीजें यहां पर काम कर रही हैं। इसी वजह से आप लोगों को डिडक्टिव में काफी डिटेल में पढ़ाया था कि डिडक्टिव में चीजें कैसे काम करती हैं, सेम टू सेम वही सारी चीजें इंडक्टिव में भी काम करती हैं। राइट, इज इट क्लियर? यहां तक बताइए, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोजेंट होगा, कोजेंट के लिए आर्ग्यूमेंट का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, और उसी तरीके से प्रीमाइसिस का ट्रू होना जरूरी है। जैसे अगर मैं यहां पर साउंड की बात करता तो साउंड में क्या था, आर्ग्यूमेंट का वैलिड होना जरूरी था, और साथ ही साथ ट्रू प्रीमाइस होने जरूरी थे, समझ रहे हो ना। बट डिडक्टिव और इंडक्टिव को एक साथ लेके चलो, चीजें कभी कंफ्यूज नहीं करेगी आपको। थिंग्स विल नेवर कंफ्यूज यू, तो आपको वहां से कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी अगर आपने इस तरीके को अच्छे तरीके से समझ लिया। अच्छा, आप भी अपने 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 चार्ट बना लीजिएगा अच्छे तरीके से। जैसे ये देखिए, ये अच्छा चार्ट बना हुआ है, इंडक्टिव डिडक्टिव, इस तरीके से आप अपना चार्ट भी बना सकते हो, ताकि आप लोगों को रिवाइज करने में कोई ज्यादा तकलीफ ना हो, ठीक है। और बच्चे अपना अपना नोट्स बना लीजिएगा, इंडक्टिव के सारे पॉइंट्स और डिडक्टिव के सारे पॉइंट्स, इंडक्टिव और डिडक्टिव के सारे पॉइंट्स आप लोग अपने हिसाब से बना लीजिएगा, ठीक है, जैसे आप लोगों को सही लगे। कोजेंट में कंक्लूजन का नेसेसरी होना जरूरी है। यार मेरे को एक बात बताओ, जब कोई आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग ही हो गया तो इसका मतलब उसके प्रीमाइसेस हैं तो ट्रू मान के चलेंगे, तो कंक्लूजन तो ट्रू होगा ही होगा ना। उसको अलग सेपरेटली क्यों रिलेट कर रहे हो? आप स्टेप बाय स्टेप चलो ना। फर्स्ट स्टेप वाली चीजों को पहले समझो, फिर सेकंड वाली को समझो, फिर उन दोनों को रिलेट करने की कोशिश करो। इसी वजह से मैंने डिडक्टिव आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया था। अब दोनों को एक साथ लेके मत चलो, दोनों को एक साथ लेके चलोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। पहले आप फर्स्ट फर्स्ट कंडीशन वाली चीजों को समझो। अगर डिडक्टिव है तो वैलिड और इनवैलिड को समझो, अगर इंडक्टिव है तो साउंड और वीक, स्ट्रॉन्ग और वीक को समझो। उसके बाद जब वो समझ आ जाए तब आप दूसरी स्टेज पे जाओ। अगर इंडक्टिव है तो कोजेंट और अनकोजेंट को समझो, और अगर डिडक्टिव है तो वहां पर साउंड और अनसाउंड को समझो। बिल्कुल सिंपल है यार, कुछ भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। बस ये है कि इस टॉपिक के आप जितने सही नोट्स बनाओगे उतना आप इस टॉपिक को ज्यादा लंबे समय तक याद रख पाओगे। बस बात खत्म। वीक विल बी अनसाउंड यार, वीक विल बी अनसाउंड, वीक तो अनसाउंड ही होगा ना। वीक तो ऑलरेडी अनसाउंड होता है। आप चार्ट बनाओ, मैंने आपको यहाँ पे शेयर भी किया था चार्ट, देखो यहाँ पे था, ये देखो। वीक तो अपने आप ही अनसाउंड होगा ना। देखो कल की क्लास दोबारा देखना, कल की क्लास में ना मैंने आप लोगों को इस तरीके के दोनों का एक एक पेज पे ना ऐसे एक चार्ट था, इस साइड पे इंडक्टिव का था, इस साइड पे डिडक्टिव का था। मैंने कुछ इस तरीके से चीजों को रिलेट किया था, मुझे खुद याद है। अगर आपने वो वाली स्लाइड देखी है
तो आपको चीजें समझने में ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, सॉरी चीजें समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी अगर आप उस तरीके से समझोगे। ठीक है जी। अब इसके कुछ टाइप्स हैं, ठीक है, उन टाइप्स को कल कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल के लिए हमारा आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। वैसे ऑलमोस्ट मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें कवर करवा दी हैं। यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर का मतलब क्या है कि वो पास्ट में जो हुआ वो प्रेजेंट में होगा, और जो एक रीजन में हुआ है वो अदर रीजन में भी होगा, ऐसे करके। जो एक रीजन में हुआ है वो सेकंड रीजन में भी होगा। ठीक है जी। सो आई होप कि ये समझ आ गया होगा। इसके एमसीक्यू भी करेंगे, टेंशन मत लो, सब होगा, घबरा क्यों रहे हो। हाँ शालिनी ले लो वो बुक बेटा, उसमें पीवाईक्यू है, आपको मिल जाएंगे। ठीक है। वो वाले क्वेश्चन ले लूंगा मैं, अगली क्लास में करवा दूंगा। वो 5 क्वेश्चन थे ना वो जो आपको मैंने घर से पढ़ने के लिए बोले थे, वो मैं करवा दूंगा। मुझे पता है किसी ने उसके बारे में बोला था कि सर उसमें कुछ दिक्कत है, वो मैं कर दूंगा। ठीक है, टेंशन मत। तो पहले एक बार खत्म कर लें, ठीक है, क्योंकि अभी मैं डिडक्टिव को कवर कर चुका हूं तो इंडक्टिव पे आ गया हूं, तो इस वजह से। ये ना एक बुक है, पीवाईक्यू की बुक है। इसमें ना 2018 से लेके 2020 तक के सारे पीवाईक्यू हैं पेपर 1 के। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो अगर आप सिर्फ पीवाईक्यू के लिए कोई बुक लेना चाहते हो ना, पूरा कंटेंट ना लेके, अगर आप पूरा कंटेंट ना लेके सिर्फ आप पीवाईक्यू के लिए बुक लेना चाहते हो, तो ये इस तरीके की बुक है, वो आपको Amazon फ्लिपकार्ट वगैरह पे मिल जाएगी। ठीक है जी। सर इन द स्लाइड फॉर 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉकॉकिक्स, व्हाट इज द अदर नेम फॉर मेंटल परसेप्शन? मनस बोला जाता है बेटा उसको, मनस, मनस, मनस। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यूट्यूब का सेशन 6:30 बजे होगा आज। जी जी, नहीं यूट्यूब तो 8 बजे ही होगा, स्पेशल क्लास 6:30 बजे होगी। स्पेशल क्लास 6:30 बजे है, उस 6:30 से 7:30 बजे तक, और उसके बाद 8 बजे से यूट्यूब का सेशन, और 2 बजे आपका स्पेशल क्लास, और सॉरी पेपर 2 की क्लास। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, खुश रहिए।